नमस्कार। आज बात करेंगे मधु केश्वर और नरेंद्र मोदी के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो जबरदस्त समर्थन से शुरू हुआ और आज तीखी आलोचना तक पहुंच गया है। ये कहानी काफी उलझी हुई है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, जो कभी उनके सबसे बड़े चैंपियंस में से एक थी, वो आज इतनी बड़ी आलोचक कैसे बन गई? आखिर क्या बदल गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो समर्थक कैसे बनी। फिर बात करेंगे उन वजहों की, उन असहमतियों की जिनकी वजह से वो आलोचक बन गईं। और आखिर में हम देखेंगे कि आज ये पूरा मामला कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक समर्थक का आलोचक बनना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कहानी है विचारधारा के बदलने की, एक बहुत बड़े शिफ्ट की। और इस कहानी का जो मेन पॉइंट है वो यही सफर है। 2014 के बाद जो एक मजबूत सपोर्ट था, वो धीरे धीरे हाल के सालों में एकदम खुली आलोचना में तब्दील हो गया। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया क्यों, किन मुद्दों पर ये असहमति पैदा हुई। और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, वो मुख्य मुद्दे जहां केश्वर की आलोचना और सरकार का पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ किश्वर कहती हैं कि मीडिया और दूसरी एजेंसियों को कमजोर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार के समर्थक कहते हैं नहीं, ये तो सिस्टम रिफॉर्म के लिए जरूरी बदलाव है। किश्वर जब आर्थिक या सामाजिक फैसलों पर सवाल उठाती हैं, तो जवाब आता है कि ये सब एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। और जब वो फ्री स्पीच पर दबाव की बात करती हैं, तो उसे बस एक नॉर्मल राजनीतिक विरोध की तरह देखा जाता है। तो मतलब एक ही चीज को देखने के दो एकदम अलग चश्मे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब उस दौर में जब ये सब शुरू हुआ था, ये समझना जरूरी है कि आखिर मधु केश्वर ने शुरू में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया ही क्यों था? क्या उम्मीदें थीं? अगर हम 2014 से पहले के माहौल को याद करें, तो सपोर्ट की कई वजहें थी। एक मजबूत और फैसले लेने वाले लीडर की इमेज थी। अच्छे दिन लाने और इकोनॉमी को सुधारने का एक बड़ा वादा था। लोगों को और उन्हें भी ये भरोसा था कि वो करप्शन और खराब गवर्नेंस को खत्म कर सकते हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब पिछली सरकार से लोग काफी नाखुश थे। तो कह सकते हैं कि 2014 का वो जो समय था, वो पूरी तरह उम्मीदों का समय था। एक विश्वास था, और ये सिर्फ उनका नहीं, बहुत से लोगों का विश्वास था कि एक नया लीडर आ रहा है जो सिस्टम को पटरी पर लाएगा और देश को आगे ले जाएगा। लेकिन ये उम्मीदें हमेशा तो नहीं टिकी। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्या हुआ कि ये विश्वास टूटने लगा? और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, मोहभंग क्यों हुआ? अब देखिए, इस बदलाव के पीछे एक नहीं, कई कारण थे। पहला तो यही कि जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। बदलाव उतना बड़ा नहीं था जितनी उम्मीद की गई थी। दूसरा, डेमोक्रेसी और बोलने की आज़ादी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं। तीसरा कारण बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं इनसाइडर डिसअपॉइंटमेंट। मतलब जो लोग शुरू में सबसे करीबी सपोर्टर होते हैं, उनकी उम्मीदें भी सबसे ज्यादा होती हैं, और जब वो टूटती हैं तो वो सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। और आखिर में हाल के सालों में कुछ बहुत गंभीर पर्सनल आरोप भी लगाए गए। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हाल में जो पर्सनल लेवल पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनको लेकर पब्लिक में कोई ठोस सबूत या कोई लीगल कंप्लेंट फाइल नहीं की गई है। ये इस पूरे मामले का एक बहुत बहुत जरूरी पहलू है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो अब आते हैं आज की सिचुएशन पर, हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा। आज ये विवाद कहाँ है? ये अब एक सोशल मीडिया डिबेट बन चुका है, जहां फोकस फैक्ट्स से ज्यादा इस बात पर है कि कौन कितना भरोसेमंद है। मतलब आज की तारीख में ये पूरी लड़ाई किसी कोर्ट कचहरी में नहीं चल रही, ये चल रही है इंटरव्यूज में, सोशल मीडिया पर। तो साफ है, ये कोई लीगल बैटल नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक और पॉलिटिकल टकराव बन चुका है। और इस पर पब्लिक का रिएक्शन भी देखिए, तीन तरह का है। एक तरफ है किश्वर के आरोप, दूसरी तरफ है सपोर्टर्स जो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद है, और एक तीसरा ग्रुप भी है, न्यूट्रल लोग, जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये बातें अब क्यों, इतने सालों बाद? तो मुद्दा अब घूम गया है। अब असल बहस इस बात पर नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सच है या झूठ। नहीं, बहस अब इस पर आ गई है कि जो कह रहा है, यानी आरोप लगाने वाला, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सारा फोकस क्रेडिबिलिटी पर शिफ्ट हो गया है।
तो अगर इस पूरी कहानी का सार निकालें तो वो 4 हिस्सों में है। पहले था समर्थन, अब है आरोप, वो भी बिना सबूत के, और नतीजा सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल शोर। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल, कोई बुद्धिजीवी अपनी राय इतनी जबरदस्त तरीके से बदलता है, तो क्या वो उसकी एक पर्सनल जर्नी होती है या फिर वो एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।